विमान स्थान के 5वें अध्याय का नाम है स्रोतो विमान। नाउ स्रोतो विमान में चरकाचार्य ने अपने हिसाब से स्रोतसों का वर्णन किया हुआ है। अब ये स्रोतस होते क्या हैं? पूरे अध्याय में आप उपसंहार अगर देखो तो इसमें स्रोतस का विचार, मतलब द कंसेप्ट ऑफ स्रोतस, स्रोतस के मूल स्थान, स्रोतस की दृष्टि कारण, स्रोतस की दृष्टि लक्षण और स्रोतस की दृष्टि चिकित्सा, इन 5 ही पॉइंट्स पे ये अध्याय बेस्ड है। इसमें से जो धातुओं के स्रोतस हैं उनकी दृष्टि कारण और दृष्टि लक्षण उन्होंने सूत्र स्थान के विविध शीत पीति अध्याय में बता दिए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर उसका रेफरेंस दे दिया है। लेकिन धातुओं के स्रोतस छोड़ के बाकी जितने भी स्रोतस हैं, मतलब स्वेदवह, मलवह, मूत्रवह, अन्नवह, प्राणवह, तो इन स्रोतसों का दृष्टि कारण और दृष्टि लक्षण ये दोनों भी इस अध्याय में बताए। तो बेसिकली ये अध्याय आजू बाजू बहुत सारी चीजों को, जैसे बाकी अध्याय हैं कि जो उपसंहार में जिस अध्याय का जो भी नाम है उसको छोड़ के थोड़ा सा आजू बाजू भी टच करने का कोशिश करता है। लेकिन स्रोतो विमान ये एक ही अध्याय है चरक में जो पूरी तरह से फोकस्ड अध्याय है स्रोतस। तो सबसे पहले हम करते हैं स्रोतसों का विचार। अब हमने फर्स्ट ईयर में स्रोतस पढ़े हुए थे। आई डोंट नो स्रोतस आपको कैसे सिखाया गया है या किसके सिखाया गया, बट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई फील इज अ स्रोतस। हमारा जो भी शरीर है वो पांचभौतिक। तो जैसे हमने 3 अलग अलग प्रकार के घड़े ले लिए, 3 अलग अलग प्रकार के हमने घड़े ले लिए। एक घड़ा हमने ले लिया जो ऐसा है, आज का लेक्चर ज्यादा टाइम चलेगा। एक घड़ा हमने ले लिया जो ऐसा है, और एक घड़ा हमने ले लिया, तीनों पानी के घड़े हैं, तो एक घड़ा हमने ले लिया जो ऐसा है। ठीक है, तो एक एक क्षण के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो घड़े हैं, ये घड़े 3 अलग अलग टाइप के घड़े हैं और ये 3 अलग अलग टाइप के आदमियों की शरीर के जैसे। तो जैसे हमारा शरीर पांचभौतिक है वैसे ही ये घड़े भी पांचभौतिक है। करेक्ट। तो अब इसमें पांचभौतिकता या इस घड़े में जो विविधता है, वो विविधता क्यों है? क्योंकि इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। इसमें शायद कोई अलग टाइप की मिट्टी यूज की होगी, इसमें अलग टाइप की मिट्टी यूज होगी, इसमें शायद कोई अलग टाइप की मिट्टी यूज होगी। इसका कलर जो है वो ब्लैक है, इसका कलर जो है वो वाइट है, और इसका कलर जो है वो ब्राउन है। ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत, इसमें समझो आपने नदी के पानी से ये घड़ा बनाया, इसको आपने कुएं के पानी से घड़ा बनाया, इसको आपने बोरिंग के पानी से बनाया, जो जमीन के नीचे से पानी आता है, बोरिंग का पंप, उसके पानी से बनाया। तो इन तीनों घड़ों में अलग अलग पांच भौतिकता है, लेकिन आकाश महाभूत जो है वो तीनों घड़ों में कॉमन है। मतलब ऐसे समझो कि एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए ये भी घड़ा टूट गया, उसी समय ये भी घड़ा टूट गया, उसी समय ये भी घड़ा टूट गया। तो क्या इसमें से जो आकाश निकलने वाला है, क्या वो अलग अलग है? नहीं, आकाश जो है वो एक ही पूरे महाभूत का पार्ट है, तो वो अलग अलग नहीं निकलने वाला। तो स्रोतस भी जो होता है वो एक अवकाश को व्याप्त कोई चीज होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसने एक लिमिटेड आकाश को व्याप्त करके रखा है।
तो इसीलिए when the fetus is unicellular, it also has some आकाश inside it. तो स्रोतस एक सेल का भी हो सकता है। जब लिवर जैसा कोई ऑर्गन है, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया, लिवर ये वो साइड होना चाहिए था। लिवर जैसा कोई ऑर्गन है जो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स है इसमें। तो इसमें ईच इंडिविजुअल सेल के अंदर भी एक स्रोतस है और दो सेल्स के बीच में भी स्रोतस है। और अगर आप आर्टरीज, वेन्स या ये सब पकड़ लो जो कंटिन्यूस मूविंग और लॉन्ग लॉन्ग चलने वाली हैं, तो ये भी किसी आकाश को व्याप्त करती है और ये भी स्रोतस है। इसीलिए स्रोतस की दृष्टि को क्या कहा गया है? ख वैगुण्य कहा गया है, आकाश का वैगुण्य। ख मतलब आकाश, तो स्रोतो दृष्टि को क्या कहा गया है? ख वैगुण्य। शरीर में कहीं भी रोग उत्पन्न होता है तो वो ख वैगुण्य की वजह से होता है। तो सबसे पहले आज सीखने जैसा ये है कि स्रोतस जो है वो किसी आकाश को व्याप्त करने वाला या तो सेल है, या तो ऑर्गन है, या तो कोई पाथ है जो किसी आकाश को व्याप्त करता है। हर भाव को वृद्धि क्षय के लिए स्रोतस लगता है। जैसे जैसे हिमालय में गंगा अलग अलग प्रकार से उद्गमित होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से गंगा आ गई और फिर वो गंगा जो है वो बह के वेस्ट बंगाल में कहीं सुंदरबन, या मेरा ज्योग्राफी बहुत वीक है लेकिन कहीं जाके समुंदर में मिल जाती है। तो ये उगम होने के लिए भी कोई चीज लगती है, बहने के लिए भी कोई चीज लगती है, और इसका नाश जहाँ होता है वहां भी कोई चीज लगती है। तो वैसे ही शरीर में हर भाव जो बनता है उसकी वृद्धि, उत्पत्ति, वृद्धि और क्षय का कारण क्या होता है? स्रोतस होता है। तो आपके शरीर में, मेरे शरीर में, रुग्ण के शरीर में हर भाव के लिए स्रोतस होता है। हर भाव के लिए स्रोतस होता है। तो स्रोतस का कर्म क्या है? स्रोतस का कर्म है उत्पत्ति और वहन, उत्पन्न करना और लेके जाना। उत्पत्ति और वहन, ये दो चीजें जो हैं ये स्रोतस का कर्म है। जैसे जैसे हम पैनक्रियाज ले, पैनक्रियाज हमने ले लिया, ये वापस मैं उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी। पैनक्रियाज ऐसे होता है। तो पैनक्रियाज में क्या बनता है? पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस बनता है, पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, पैनक्रियाज में ग्लूकागॉन बनता है। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और शायद डेल्टा सेल्स भी होते होंगे, मुझे पता नहीं। तो अल्फा और बीटा तो 100% होते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? अल्फा सेल्स या बीटा सेल्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है। और फिर इनको पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, वो पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो कलेक्ट करके डिओडनम में एम्प्टी कर देते हैं। ब्लड वेसल जो है वो यहाँ घूमते घूमते आते हैं और अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स से इंसुलिन और ग्लूकागॉन कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंसुलिन को अगर एक भाव माने तो इसकी उत्पत्ति और वहन करने के लिए स्रोतस की आवश्यकता पड़ती है। अब मुझे आप ये बताओ कि उन्होंने उत्पत्ति और वहन बोला, नाश क्यों नहीं बोला? क्योंकि स्वभावो परमवाद बोलता है कि जिस चीज की उत्पत्ति होती है उस चीज का अपने आप काम होने के बाद नाश होना ही। इंसुलिन भी एक बार बन जाएगा तो वो यूटिलाइज होके वो शरीर के बाहर डाल दिया जाता है, मेटाबोलाइज होता है। पहले बन जाता है, फिर मेटाबोलाइज होता है और मेटाबोलाइज होके शरीर के बाहर
डाल दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जो नाश है वो तो स्वभाव से होने वाला है, उसके लिए स्रोतस की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ उत्पत्ति और वहन, ये दो ही चीजों को स्रोतस का कर्म माना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये स्रोतस का सबसे मेजर पार्ट है, जो मतलब ऐसा पकड़ के चलो कि बहुत लोगों को पता नहीं है या बहुत लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। स्रोतस के इस पार्ट में किसी को कोई डाउट? कितने बच्चे हैं अभी हमारे यहाँ? 41 बच्चे, वेरी गुड। बाकी के जो 58 माइनस 41 मतलब 17 बच्चे जो हैं वो प्रिपरेटरी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चल हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तो क्या शरीर को स्रोतस का समुदाय मानना चाहिए? शरीर को स्रोतस का समुदाय मानना चाहिए, क्योंकि जितने भाव हैं उतने स्रोतस हैं, जितने स्रोतस हैं उतना लेके चला जाता है, ये करता है, वहन करता है, उसको क्षय वाले भाग में डाल देता है। तो चरकाचार्य कहते हैं कि शरीर जो है वो स्रोतस का समुदाय नहीं है, क्योंकि शरीर में ऐसे भी कई अंग हैं जो स्रोतसों के पार्ट नहीं है। जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम को पकड़ लो, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जिसको हम हिमोपोएटिक सिस्टम बोलते हैं या रक्तवाह स्रोत बोलते हैं, तो ये जो है ये कहाँ बनता है? समझो बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं। स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर होते हैं लिवर, स्प्लीन में। स्प्लीन में स्टोर होते हैं। वहन कौन करता है? वहन करता है आपका जो आर्टरीज और वेन जो है वो वहन करते हैं। लेकिन शरीर के बाकी पार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। जैसे यूरिनरी सिस्टम है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा का यूरिनरी सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है। यूरिनरी सिस्टम कहाँ खत्म हो जाता है? ब्लैडर पे खत्म हो जाता है। ब्लैडर से आप यूरेथ्रा से यूरिन निकाल लो या पेट में होल करके वहां फिस्टुला डाल के यूरिन निकाल लो, ब्लैडर पे यूरिनरी सिस्टम खत्म हो जाता है। तो शरीर में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो स्रोतसों किसी भी स्रोतस के समुदाय में नहीं आते। जैसे नख है, बाल है, ये किसी भी स्रोतस में नहीं आते। तो इसीलिए शरीर को स्रोतस का समुदाय नहीं मानना चाहिए। चरक ने यह भी कहा है कि कुछ आचार्य स्रोतसों को अपरिसंख्येय मानते हैं और कुछ आचार्य इनकी गणना योग्य मानते हैं। चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस बताए। चरक के पहले भी कोई आचार्य होके गए होंगे, क्योंकि ये तो अत्रेय पुनर्वसु से चालू हुआ ना। अत्रेय पुनर्वसु अग्निवेश, उसके अग्निवेश और चरक के बीच में भी और कोई लोग होंगे जिनकी संहिताएं नहीं है या बायहाट नहीं की गई या लिखी नहीं गई। तो ऐसे आचार्य स्रोतसों को अपरिसंख्येय मानते हैं। कुछ आचार्य हैं जो स्रोतसों को अपरिसंख्य मानते हैं, मतलब जितने शरीर के भाव हैं उतने ही शरीर में स्रोतस है। और कुछ आचार्य इनको गणना योग्य मानते हैं, मतलब जो स्थूल रूप से गोचर हैं और जिनका चिकित्सा में विचार करना पड़ता है, उन स्रोतसों को मूल मानते हैं। उन स्रोतों को मूल मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चरक ने दोनों चीजों का वर्णन किया है। और चरक ने ये बोला है कि हम अपरिसंख्येय वालों के साथ नहीं जाते, हम इनकी गणना करते हैं, क्योंकि हम जिनकी गणना करते हैं वो स्रोतस हमको स्थूल रूप से दिखते हैं। स्थूल रूप से दिखते हैं, दे आर मैक्रो लेवल स्रोतस, जो हम हमारे इंद्रियों से देख सुन समझ सकते हैं। और इन्हीं 13 स्रोतसों का चिकित्सा में ज्यादा विचार करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी का जो फंक्शन है वो मेजरली इन 13 चीजों पे डिपेंडेंट है। वो तो नसीब है कि चरक ने अपरिसंख्येय नहीं माने, नहीं तो हमारी चरक संहिता खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो स्रोतों के विचार के लिए ये 2 स्लाइड हैं। इन 2 स्लाइड में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर स्लाइड में डाउट नहीं है
तो हम आगे चले जाएंगे। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्रोतस के पर्याय। स्रोतसों को चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में अलग अलग नामों से जाना गया है। अलग अलग नामों से जाना गया है। तो चरक ने उनके नाम यहाँ वर्णन किए हैं। स्थिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत्त, असंवृत्त, स्थान, आशय, क्षय और निकेत, इन शब्दों से स्रोतसों का वर्णन किया है संहिताओं में, ऐसा चरक का कहना है। ठीक है। अब सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, ये तो समझ में आते हैं क्योंकि ये लंबे लंबे लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब्स हैं। पंथ इज पाथ, जैसे पाथवेज, ग्लूकोज पाथवे, क्रेब्स साइकिल, इंसुलिन पाथवे। तो पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र मतलब एक्सटर्नल ऑरिफिसिस, संवृत्त असंवृत्त मतलब कवर्ड अनकवर्ड, स्थान आशय मतलब स्टोरेजेस, और निकेत मतलब हाउस। तो इन शब्दों को स्रोतसों का पर्याय माना है।